आज हमारी चर्चा का विषय है उग्रवाद का विकास अथवा विस्तार किस प्रकार से हुआ महाराष्ट्र में, बंगाल में, अन्य क्षेत्रों में। इसके पश्चात बनारस और कोलकाता का अधिवेशन कांग्रेस का हुआ, जिसके बाद सूरत का विभाजन 1907 की घटना घटी थी। उग्रवाद जब पृथक होकर, उदारवाद से पृथक होकर आंदोलन चलाया गया तो किस प्रकार से उसका दमन फिर अंग्रेज़ों ने प्रारंभ किया, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर उग्रवादियों का क्या योगदान रहा था भारतीय राजनीति में या राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्रीयता के विकास में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा था, वो क्या था। इसके बाद उनकी असफलता, त्रुटियां, कमियां क्या रही थीं उग्रवादी आंदोलन पे, इस पे हम बात करेंगे। तो उग्रवाद का विकास या विस्तार के ऊपर अपनी चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। महाराष्ट्र में उग्र राष्ट्रवाद का विकास किस प्रकार हुआ। उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का उग्र स्वरूप लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में महाराष्ट्र में दृष्टिगोचर हुआ। महाराष्ट्र की उग्रवादी जो गतिविधियां हुई थी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, क्या क्या हुआ था। विभिन्न संस्थाओं की स्थापना हुई। इन संस्थाओं में गोवध विरोधी समाज के नाम से संस्था बनी थी। अखाड़ा, लाठी क्लब की स्थापना की गई। इन अखाड़ों और लाठी क्लबों में, गोवध विरोधी समाजों में राष्ट्र जागृति का कार्य प्रारंभ हुआ। उग्रवादी विचारधारा का प्रवाह इन क्षेत्रों में इन संस्थाओं के द्वारा किया गया। दूसरा है गणपति एवं शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया गया। तिलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र के क्षेत्र में। गणपति उत्सव के बहाने, शिवाजी उत्सव के बहाने वहाँ भाषण दिए जाते थे, क्रांतिकारी सिद्धांत के बारे में चर्चा की जाती थी। इस तरह से यहाँ इसका विकास हुआ था। शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव के बहाने ये कार्य किया गया था। महाराष्ट्र में अकाल इस समय पड़ा था। इस समय 1896-97 में महाराष्ट्र में अकाल और महामारी का प्रकोप हुआ। 1899 से 1900 में इस काल में पुनः अकाल का प्रकोप हुआ। इन आपदाओं का सामना करने के लिए सरकार द्वारा जो व्यवस्था की गई थी वह अपर्याप्त थी। इसके कारण जनता में भीषण असंतोष फैला। उग्रवादियों के द्वारा तिलक के नेतृत्व में इसका लाभ उठाया गया। तिलक के द्वारा एक सहायता कोष भी प्रारंभ किया गया। असमर्थ कृषकों की सहायता की गई, उन्हें लगान न देने के लिए प्रेरित किया गया। इस तरह से महाराष्ट्र में जो भीषण अकाल पड़ा था उस समय अंग्रेज़ों की जो नीति रही थी वो उचित नीति नहीं रही थी, उसका विरोध वहाँ पर किया गया। प्लेग कमिश्नर की हत्या, इसी दौरान महामारी के अवसर पर प्लेग कमिश्नर रैंड और उसके साथी लेफ्टिनेंट आयस्टर की हत्या कर दी गई। इस हत्या के दोषी के रूप में चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार किया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उनको मृत्युदंड दिया गया था। आपको ये ज्ञात होगा कि प्लेग जब वहाँ पर फैला था, अकाल के पश्चात ये प्लेग की स्थिति निर्मित हुई थी और वहाँ पर जो प्लेग कमिश्नर या पुलिस अधिकारी हुआ करते थे उनके साथ सेना की टुकड़ी या पुलिस की टुकड़ी चलती थी और ये घरों में घुसकर अत्याचार करते थे। इसी बहाने घरों में आग लगा दी जाती थी, उनके कपड़े सामान जला दिए जाते थे, स्त्रियों के कक्षों में भी इन्होंने प्रवेश किया था। इस कारण से व्यापक विरोध की भावना आई थी और उसी की प्रतिक्रिया थी कि चापेकर बंधुओं ने रैंड जो कमिश्नर रहा था, प्लेग कमिश्नर था, उसकी हत्या की थी, उसके साथी की हत्या कर दी थी। समाचार पत्रों के माध्यम से जागरण। महाराष्ट्र में इस समय तिलक के द्वारा केसरी नामक समाचार पत्र के माध्यम से जन जागृति उत्पन्न की गई थी। केसरी में ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ विशेषकर ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा बल प्रयोग का विरोध किया जा रहा था। इसका अनुकरण करके महाराष्ट्र के काल, वैभव, मोदपुत्र, प्रबोध आदि अन्य समाचार पत्रों में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध की भावना जागृत हुई थी और यहाँ पर भी इस तरह के लेख किए गए थे। तिलक का ओजस्वी भाषण, लगातार तिलक भाषण दे रहे थे।
शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव में शिवाजी उत्सव के अवसर पर एक भाषण दिया गया जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि महापुरुष सामान्य नैतिक सिद्धांतों के ऊपर होते हैं। गीता में कृष्ण ने कहा है कि यदि हम स्वार्थ की भावना से प्रेरित न हों, अपने गुरुओं और संबंधियों की भी हत्या करते हैं, अपने स्वार्थ से प्रेरित न हों और हत्या करें तो भी कोई पाप नहीं होता। शिवाजी ने अपने पेट के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने जनता की भलाई हेतु प्रशंसनीय उद्देश्य से ही अफजल खां की हत्या की थी। ईश्वर ने हिंदुस्तान को म्लेच्छों को नहीं दिया था। कूपमंडू की भांति, कुएं के मेंढक की भांति अपने दृष्टिकोण को सीमित कर न सोचें। दंड संहिता से ऊपर उठकर भगवत गीता के वातावरण में महापुरुषों की कृतियों पर विचार करें। इस भाषण का व्यापक प्रभाव हुआ था। शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव इसीलिए प्रारंभ किए गए थे ताकि भीड़ एकत्र हो और वहाँ पर उसका उपयोग राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने के लिए और उग्रवादी आंदोलन के प्रचार के लिए किया जा सके। तो ये तिलक का भाषण प्रसिद्ध हुआ था। तिलक की इन गतिविधियों के कारण ही 27 जुलाई 1897 को राजद्रोह के अपराध में उन्हें बंदी बनाया गया और 18 माह के कठोर कारावास का दंड दिया गया। इसका विरोध पूरे देश में हुआ। असंतोष की लहर इसके विरोध में व्याप्त हो गई। भारतीय समाचार पत्रों में प्रबल विरोध व्यक्त किया गया और संपूर्ण राष्ट्र की ओर से दुख तथा विरोध प्रकट किया गया। स्पष्ट लेख किया गया था कि तिलक पूरी तरह से निर्दोष है और एक पूरा माहौल बन गया था अंग्रेजों के खिलाफ और अंग्रेजों को अत्याचारी घोषित किया गया था। तो तिलक को कैद का व्यापक विरोध हुआ। पुनः तिलक को 1808 में कारावास का दंड दिया गया। सरकारी नीतियों का लगातार विरोध करते रहे। न्यायालय के निर्णय के पश्चात उन्होंने आवेगपूर्ण उद्गार व्यक्त किया था कि मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जूरी का निर्णय चाहे जो भी हो, मैं अपने आप को निश्चित रूप से निर्दोष मानता हूं। विभिन्न वस्तुओं के भाग्य का संचालन करने के लिए उच्चतर शक्तियां हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि जिस आदर्श का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार मेरे स्वतंत्र रहने की अपेक्षा मेरे कारावास से अधिक फलीभूत होगा। तिलक का ये कहना था कि प्रकृति की शक्तियां हैं, ईश्वर की शक्ति है जो संचालन का कार्य करती है पूरी प्रकृति का। वो ये चाहती है कि मुझे कारावास मिले और मेरे कारावास से ही जो होना है वो प्रभावित होगा, ऐसी ईश्वर की इच्छा है। तिलक को 6 वर्ष का निर्वासन का दंड दिया गया। उन्हें बर्मा के प्रसिद्ध मांडले जेल में भेज दिया गया। इस तरह से तिलक लगातार अपने आत्मत्याग के पथ पर आगे बढ़ रहे थे। उन्हें पुनः कारावास की सज़ा, कठोर कारावास की सज़ा दी गई। तो इस तरह से महाराष्ट्र में उग्रवादी आंदोलन का नेतृत्व लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। दूसरा क्षेत्र था बंगाल में उग्रवादी घटनाएं। बंग भंग के साथ बंगाल में उग्रवादी भावना का जन्म हुआ। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। इस योजना का पूरे बंगाल, न केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत में इसका विरोध हुआ था। बंगाल में हुई जो उग्रवादी गतिविधियां थीं इस प्रकार थीं। पहला, बंगाल का नेता कौन थे? बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, उनके भाई वारिंद्र घोष, अश्विनी कुमार दत्त, इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। बंगाल का उग्रवादी आंदोलन इनके नेतृत्व में चला था। सार्वजनिक सभाओं एवं जुलूसों का आयोजन किया गया। वंदे मातरम का गान पूरे बंगाल में गूंज उठा। रक्षाबंधन का आयोजन किया गया। बंगाल में सभी की कलाइयों में रक्षाबंधन बांधे गए। शपथ लिए गए कि जब तक बंगाल का विभाजन रद्द नहीं होगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा, और वास्तव में ऐसा हुआ भी। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। उग्रवादियों के प्रमुख हथियार के रूप में बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन था। इन दोनों आंदोलन को बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में आयोजित किया गया। विदेशी सत्ता के विरुद्ध भारत के राष्ट्रीय संघर्ष में इस आंदोलन ने नए अध्याय की सृष्टि की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा पूरे बंगाल का भ्रमण किया गया और बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास किया गया। कपड़ों की होलियां जलाई गईं
उनका विरोध किया गया। स्वदेशी आंदोलन या स्वदेशी कपड़े या स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए अभियान चलाया गया। सभाओं का आयोजन। बंगाल में इन नेताओं के द्वारा बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन किया जाता था, जहां पर भाषण दिए जाते थे। न केवल भाषण दिए जाते थे, बल्कि प्रतिज्ञा भी करवाई जाती थी, ईश्वर को साक्षी मानकर, भावी पीढ़ियों की उपस्थिति में खड़े होकर हम यह गुरु गंभीर शपथ लेते हैं कि जहाँ तक व्यवहारिक होगा हम घर की बनी वस्तुओं का उपयोग करेंगे तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। इस तरह बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाया गया। यह आंदोलन राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत था। स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों ने इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बड़ी संख्या में इस आंदोलन में स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थी सम्मिलित हुए। संपूर्ण बंगाल में राष्ट्रीयता की भावना फैल गई। इस तरह से इन सभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वाभाविक है, सरकारी दमन चक्र चला। इस तरह के राष्ट्रीय आंदोलन को कदापि सहन सरकार नहीं कर सकती थी। उनके द्वारा वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार किए गए, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, विद्यार्थियों को कड़े दंड दिए जाने की धमकी दी गई। 1906 में बंगाल के प्रांतीय सम्मेलन को नहीं होने दिया गया। सरकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने का प्रयास किया गया। इस तरह सरकारी दमन चक्र भी साथ साथ चला। आंदोलन का परिणाम देखें। इस आंदोलन का परिणाम हिंदुओं और मुसलमानों में भेद उत्पन्न करने में अंग्रेज बहुत हद तक सफल हुए। दंगे भी हुए। बंगाल के इस आयोजन में स्वदेशी और बहिष्कार की नीति राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में मान्य हो गई तथा इसका व्यापक प्रभाव बंगाल पर पड़ा था। महात्मा गांधी के द्वारा भी आगे असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो किया गया था, उसमें इसका प्रयोग किया गया। कांग्रेस में फूट पड़ गई। उग्रवादी और उदारवादी दो गुटों में कांग्रेस बंट गई। उग्रवादियों की संख्या इस समय अधिक थी। क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। युवा और अति उग्र सदस्यों के द्वारा क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों को भी प्रश्रय देना प्रारंभ किया गया और बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां भी उग्रवादी विचारधारा के परिणाम स्वरूप प्रारंभ हो गई। अब हम देखेंगे सूरत का विभाजन। बंगाल विभाजन का कांग्रेस की राजनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ा। बंग भंग के साथ पूरे देश में आंदोलन प्रारंभ हो गया। बहिष्कार और स्वदेशी, जिसकी हमने अभी चर्चा की, ये प्रारंभ हुआ। सरकारी दमन चक्र भी चला, इसकी भी हमने चर्चा की। इसके बावजूद कांग्रेस के उदार नेता अभी भी कठोर कदम उठाने के पक्ष में नहीं थे। वो अभी भी अपनी बातों पर अड़े हुए थे। वे आंदोलन को बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, जबकि तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस का एक वर्ग ब्रिटिश सरकार के विरोध के एक अस्त्र के रूप में इसके प्रयोग का पक्षधर था। इन परिस्थितियों में 1905 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बनारस में हुआ। देखते हैं बनारस अधिवेशन में क्या हुआ। 1905 बनारस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में विरोध का झंडा नवयुवकों के द्वारा खड़ा किया गया। तिलक के साथ बिपिन चंद्र पाल और लाजपत राय थे। उनकी इच्छा थी कि कांग्रेस सरकार के प्रति कड़ा रुख अख्तियार करे। 1906 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने के संबंध में नरम दलीय कांग्रेसी नेता एक प्रस्ताव पारित कराना चाहते थे, जिसका कि विरोध उग्रवादी गुट के नेताओं के द्वारा किया गया। परंतु इस विरोध के उपरांत भी प्रस्ताव पारित हो गया, जबकि तिलक द्वारा प्रस्तुत सरकार के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में उग्रवादियों ने कांग्रेस के पंडाल में ही अपनी एक अलग सभा आयोजित की। इस प्रकार फूट की शुरुआत बनारस अधिवेशन से ही हो जाती है। उग्रवादियों के द्वारा बहिष्कार और स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा के अलावा स्वशासन पर प्रस्ताव पारित करने का प्रयास किया गया, जो उदारवादियों के कारण सफल नहीं हो पाया। इस तरह बनारस अधिवेशन में ही हम देखते हैं कि फूट के बीज साफ तौर पर स्पष्ट हो गए थे। कोलकाता अधिवेशन हुआ 1906 में। उग्रवादी लोकमान्य तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किंतु ऐसा संभव नहीं हुआ। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। उन्होंने अपनी योग्यता और चातुर्य से दोनों दलों के विभाजन को रोक दिया। अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए उन्होंने पहली बार स्वीकार किया कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप सभी जानते हैं कि तिलक का कथन था और
तिलक को संतुष्ट करने के लिए और उग्रवादियों को संतुष्ट करने के लिए ही उसने ये बात कही थी, उन्होंने ये बात कही थी। स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित करवा लिया गया। यद्यपि दोनों गुटों में मतभेद और बढ़ गया था, किंतु दादा भाई नौरोजी के चातुर्य, बुद्धि चातुर्य के कारण कोलकाता में विभाजन नहीं हुआ। सूरत कांग्रेस। अगला अधिवेशन 1907 में नागपुर में आयोजित होने वाला था, किंतु नागपुर जो था वो उग्रवादियों का गढ़ था, इसलिए उसके स्थान को परिवर्तित किया गया। जानबूझकर सूरत में कांग्रेस का आयोजन किया गया, क्योंकि कांग्रेस का यह नियम था कि जिस प्रदेश की भूमि पर कांग्रेस का अधिवेशन होगा, उस प्रदेश का व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं हो सकेगा। यदि नागपुर में हुआ होता तो उस समय तिलक अध्यक्ष बन सकते थे, क्योंकि उनका गढ़ था और बड़ी संख्या में उग्रवादी कांग्रेस के सदस्य वहां उपस्थित होते और तिलक निश्चित रूप से अध्यक्ष बन जाते। और उदारवादी ये नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके आते ही नेतृत्व पूरे उनके हाथ में आ जाता और वे निश्चित रूप से कठोर निर्णय लेते। किंतु उदारवादियों ने इसका स्थान परिवर्तन करा दिया। सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया, जो कि उस समय के महाराष्ट्र, उस समय का जो प्रदेश था तिलक का, उससे अलग था और वहाँ पर उदारवादियों की संख्या अधिक थी। रास बिहारी घोष को अध्यक्ष स्वीकार किया गया। उग्रवादियों के द्वारा इसका प्रबल विरोध किया गया। प्रथम दिवस प्रबल विरोध के कारण सभा स्थगित कर दी गई। दूसरे दिन तिलक के द्वारा कहा गया कि हम रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध छोड़ने को तैयार हैं, पुरानी बातों को भूलने को भी तैयार हैं। शर्त यह है कि स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव को पास किया जाए, स्वीकार किया जाए। उदारवादियों ने, अब जो काफ़ी फूट पड़ चुकी थी, प्रस्तावों को मानने के लिए वो तत्पर नहीं थे, उन्होंने मना कर दिया और ऐसी अवस्था में अशांति फैल गई। मंच पर अशोभनीय वातावरण निर्मित हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दूसरे दिन उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। वस्तुतः दोनों गुट एक दूसरे को अपना शत्रु मानने लगे थे। मुख्य रूप से स्वराज शब्द की व्याख्या को लेकर मतभेद प्रारंभ हुए थे। नरम दल का मानना था कि वैधानिक तरीकों से उत्तरदायी सरकार की स्थापना और औपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति से इसका अर्थ है, परंतु गरम दल ने इसका अर्थ पूर्ण स्वराज्य से लगाया। इस मौलिक मतभेद में कांग्रेस में फूट को अनिवार्य कर दिया। इस तरह से इनके बीच फूट की स्थिति हो गई, खींचतान की स्थिति बनी। उग्रवादियों को उदारवादियों ने, जैसा कि हमने चर्चा की, कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। इस तरह उग्रवादी आंदोलन अलग रास्ते पर चल पड़ा। सूरत के विभाजन के पश्चात उग्रवादी नेताओं के द्वारा अपने मत को लेकर व्यापक प्रचार व प्रसार किया गया। बंगाल और महाराष्ट्र में आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व उग्रवादी दल के नेताओं के द्वारा किया गया। तिलक के द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र का दौरा किया गया, देशभक्ति का अलग जगाया गया। इसके विरोध में स्वाभाविक रूप से सरकार की दमन की प्रतिक्रिया चली थी। 1907 में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह को निर्वासित कर दिया गया सरकार के द्वारा, मांडले जेल भेज दिया गया। उन पर आरोप लगाया गया कि वो सिंचाई और भूमि करों के विरुद्ध पंजाब के कृषकों को भड़का रहे थे, अशांति फैला रहे थे। 1907 में जो पारित किया गया था सेडिशन मीटिंग्स एक्ट पारित कर सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारतीय दंड संहिता में 124A तथा 153A की धाराएं जोड़ दी गईं ताकि आंदोलन का दमन किया जा सके। 1908 में द एक्सक्लूसिव सब्सटेंसेस एक्ट पारित किया गया। 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट पारित किया गया। इस प्रकार सरकारी दमन चक्र तीव्रता के साथ चला। 1908 में तिलक को कारावास का दंड दिया गया था। इसके कारण बंगाल में कई अवसरों पर बम फेंकने की घटना हुई। यद्यपि तिलक बंगाल से बाहर आंदोलन का संचालन कर रहे थे, वो बंगाल में तो थे नहीं, किंतु अंग्रेज सरकार तो बहाना चाहती थी। उनके द्वारा बमों की भूमिका पर एक लेखमाला समाचार पत्र केसरी में अवश्य प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन्होंने बमों के प्रयोग की नीति का समर्थन तो नहीं किया था, किंतु इस लेखमाला में यह अवश्य कहा था कि जब सरकार का दमन चक्र सहनशीलता से बाहर हो जाता है, तभी लोग बमों का प्रयोग करते हैं। इसी आधार पर, इतने ही लेख पर उन्हें 6 वर्ष की कठोर सजा दी गई कि वो विद्रोह को भड़काना चाहते हैं, और उन्हें मांडले जेल भेज दिया गया। अरविंद घोष पर
अलीपुर षड्यंत्र केस का मुकदमा चला। यद्यपि वे प्रमाणों के अभाव में बरी हो गए, इसके पश्चात वो पौंडीचेरी के आश्रम में चले गए और उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। बिपिन चंद्र पाल यूरोप चले गए। लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए। 1908 में बंगाल के 9 नेताओं को देश से निर्वासित कर दिया गया। इसमें कृष्ण कुमार मित्र, अश्विनी कुमार दत्त भी सम्मिलित थे। इसी प्रकार से मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई और आंध्र में हरि सर्वोत्तम राव तथा अन्य नेताओं को बंदी बना लिया गया। इस ढंग से जितने भी उग्रवादी नेता थे, ज़्यादा उग्रवादी नेता नहीं थे जिनकी हमने चर्चा की, इन सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, देश निर्वासन दिया गया या किसी भी रूप में उनको भारत में नहीं रहने दिया गया। नेतृत्व इस तरह से यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हुआ और उसमें शिथिलता आ गई। अब हम देखेंगे कि उग्रवादी आंदोलन जो था उसका योगदान क्या था। पहला योगदान, राष्ट्रीय आंदोलन में दृढ़ता। उग्रवादी नेताओं के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को एक नवीन दिशा प्रदान की गई थी। इस आंदोलन में जो दृढ़ता आई थी वो इन्हीं के कारण आई थी। देशवासियों को उन्होंने इस सत्य से अवगत करा दिया गया कि स्वतंत्रता तो दूर की बात है, प्रशासनिक सुधार भी मात्र प्रार्थनाओं से नहीं हो सकता, अनुनय विनय से कुछ प्राप्त नहीं होगा। अंग्रेजों ने भारत को शक्ति से प्राप्त किया था और शक्ति से ही उसको छीना जा सकता है। राजनीतिक भिक्षावृत्ति का उन्होंने कठोर विरोध किया। कोई भी अपने अधिकारों को मांगने से, भिक्षावृत्ति करने से नहीं दे सकता। कोई भी व्यक्ति अपना घर किसी भिखारी को नहीं सौंप सकता, ये इनका कहना था और बात सही थी। तो राष्ट्रीय आंदोलन में जो दृढ़ता आई थी, शक्ति का प्रदर्शन हुआ था, वो इनके द्वारा किया गया। दूसरा, राष्ट्रीय गौरव में ये विश्वास करते थे। उन्होंने राष्ट्रीय गौरव को अपने आंदोलन का आधार बनाया था। राष्ट्रीयता से उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की थी। भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय इतिहास पर उग्रवादी गर्व करते थे और उसी भावना से उन्होंने राष्ट्रीयता की प्रेरणा प्राप्त की थी। जबकि उदारवादी पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से प्रेरणा प्राप्त करते थे। उग्रवादियों का स्पष्ट रूप से मानना था कि भारतीय विकास का आधार भारतीय संस्कृति होगी, भारतीय गौरव होगा। तो राष्ट्रीय गौरव में इन्होंने विश्वास किया और भारतीयों के विश्वास को बढ़ाया। स्वदेशी और बहिष्कार की नीति, जैसे कि हम चर्चा करते रहे, इनकी नीति का मुख्य आधार था स्वदेशी और बहिष्कार एक दूसरे के पूरक हैं। बहिष्कार हम किसी चीज़ का कर रहे हैं, विदेश से आए हुए वस्तुओं का हमने बहिष्कार यदि किया तो स्वाभाविक है उसका स्थान कौन लेगा, तो उसका स्थान स्वदेशी ने लिया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया तो स्वदेशी कपड़ों को प्रोत्साहित भी किया गया। विदेशी शिक्षा का बहिष्कार किया गया तो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीयों के अपने स्कूल अपनी भाषा में प्रारंभ करने का प्रयास किया गया। तो इस तरह से स्वदेशी और बहिष्कार की जो नीति थी वो इनकी देन थी। आगे चलकर महात्मा गांधी के द्वारा इनका प्रयोग किया गया था। आत्मशक्ति और आत्मनिर्भरता में विश्वास। उग्रवादी जो थे वो आत्मशक्ति, हमारी अपनी शक्ति और हमारा अपना विश्वास, इसका उन्होंने संदेश दिया। राजनीतिक भिक्षावृत्ति, दूसरे की संस्कृति को स्वीकार करना, दूसरे की सभ्यता को मानना, दूसरे की शिक्षा पद्धति को स्वीकार करना, अपने पे विश्वास नहीं रखना, अंग्रेजों की कृपा पर निर्भर रहना, इसके बजाय आत्मशक्ति और आत्मनिर्भरता अधिक उचित है, ये इनका कहना था। राष्ट्रीयता, पुनरुत्थानवादी और पुनर्निर्माणवादी इनका आधार था। बाल लाल पाल जैसे उग्रवादी नेताओं ने संगठन शक्ति और आत्मनिर्भरता में देशवासियों के विश्वास को जागृत किया था। उन्होंने आह्वान किया था कि तीव्र राजनीतिक आंदोलन चलाकर सरकार पर हम अधिक दबाव डाल सकते हैं और इसका आत्मविश्वास उन्होंने दिया। त्याग और बलिदान की भावना से इस आंदोलन को इन्होंने सिंचित किया था। आक्रामक राष्ट्रवाद। उदारवादियों के द्वारा जो राजनीतिक भिक्षावृत्ति की जा रही थी, उदारवादी राष्ट्रीयता की नीति थी। प्रार्थनाएं कर रहे थे, प्रतिनिधिमंडल भेज रहे थे, कोई आक्रामकता उसमें नहीं थी। इन्होंने राष्ट्रवाद को एक पैनापन प्रदान किया। स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेज के विरोध का खुलकर विरोध इन्होंने किया।
पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल में संगठित रूप से सरकारी रीतियों और नीतियों का खुलेआम विरोध किया गया। बंगाल में बंग भंग का जबरदस्त विरोध इनके द्वारा किया गया और शपथ ली गई कि जब तक से बंग भंग समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक से उग्रवादी आंदोलन चलेगा। इस प्रकार से अंग्रेजों के शोषण के विरोध में आक्रामक राष्ट्रवाद का विकास इनकी देन है। जन जागरण। उग्रवादियों के द्वारा जन जागरण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। विशेष करके तिलक, लाजपत राय, इनके द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में जनता की भूमिका को इन्होंने बढ़ा दिया था। जन जन तक ये गए थे। इन्होंने दौरा कार्यक्रम पूरे महाराष्ट्र, पूरे पंजाब, भारत के अनेक हिस्सों में इन्होंने दौरा किया था और लोगों को अपने साथ जोड़ा। ये जो आंदोलन था ये जन जन तक पहुंच गया। जन जागृति का महत्वपूर्ण माध्यम ये बने थे। बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा की नीति लागू की, लोगों को उससे जोड़ा, निष्क्रिय प्रतिरोध जिसको हम असहयोग कह सकते हैं, उस नीति की शुरुआत की। तो ये जन आंदोलन का रूप इन्होंने दिया था। राष्ट्रीय आंदोलन के सैद्धांतिक आधार को दृढ़ करना। ये जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसकी सैद्धांतिक आधार को इन्होंने दृढ़ किया। वैचारिक आधारशिला इन्होंने प्रदान की। उग्रवादियों ने नया कलेवर देकर और भी मजबूती इसको प्रदान कर दी। यद्यपि उग्रवादी कहे जाते हैं किंतु उनके द्वारा हिंसा और क्रांति को प्रोत्साहित नहीं किया गया था। सीधे तौर पर हत्या, बम कांड इसको ये प्रोत्साहित नहीं करते थे, बल्कि इन्होंने जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाया था उसमें राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार, स्वदेशी, ये इनकी नीतियां थीं। यदि भारत में सच्ची राष्ट्रीयता का प्रसार करना है तो प्राचीन संस्कृति के माध्यम से हो सकता है। पुनः जागरण अनिवार्य इन्होंने बताया था। तो इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को सैद्धांतिक आधार प्रदान किया। स्पष्ट रूप से बताया कि ये कार्यक्रम करना है, बहिष्कार करना है, अंग्रेजी सरकार से असहयोग करना है, स्वदेशी को प्रोत्साहित करना है, राष्ट्रीय शिक्षा हमारे पास होनी चाहिए, ये इनकी नीति थी। बंगाल विभाजन को रद्द करना। 1905 में बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। इसके फलस्वरूप बंगाल में जबरदस्त विरोध आंदोलन प्रारंभ हुआ। कांग्रेस के उग्रवादियों के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। इसी के परिणाम स्वरूप मजबूर होकर सरकार को 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द करना पड़ा। यह उग्रवादियों की सफलता के रूप में स्वीकार किया जाता है। 1909 के अधिनियम का पारित होना यह भी इनकी देन है। सामान्यतः स्वीकार किया जाता है कि 1909 के अधिनियम को सरकार के द्वारा उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए पारित किया गया था। यदि हम इसको मान भी लेते हैं कि उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए 1909 का अधिनियम पारित किया गया था, तो उसके पीछे कारण उग्रवादी आंदोलन ही था, क्योंकि उग्रवाद और उदारवाद दो में से सरकार स्वाभाविक रूप से उदारवादियों को चुनती थी, क्योंकि उनकी मांगें बड़ी सौम्य थीं, बहुत कम थीं, मांगें कम थीं, छोटी मांगें थीं। तो जो सरकार से ज़्यादा मांग करे उनको दबाना, उनका दमन करना, और जो कम मांग करे उसको स्वीकार करना। किंतु सरकार पर जो दबाव बना हुआ था वो दबाव उग्रवादियों का था। उग्रवादियों से बचना चाहती थी सरकार, उनके मांगों को स्वीकार करने की उनकी स्थिति नहीं थी। यहाँ तक कि उन्होंने उदारवादियों की मांग को भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं किया। किंतु फिर भी ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 1909 के जो सुधार अधिनियम पारित हुआ था उसके पीछे उदारवादियों का दबाव और उनका डर अंग्रेज सरकार पर काम कर रहा था, इसलिए उन्होंने ये पारित किया गया। तो हमारा स्पष्ट मानना है कि 1909 के अधिनियम का पारित होना उग्रवादियों की देन थी, न कि उदारवादियों की। अब हम देख लेते हैं उग्रवादियों की असफलता, क्या त्रुटियां रही थी, क्या कमजोरियां रही थी। पृथक होकर इन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया और इसके बाद सरकारी दमन बहुत तीव्र हो गया। बिपिन चंद्र ने लिखा, फिर भी यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि उग्रवादी भी जनता को सकारात्मक नेतृत्व देने में असफल रहे। वे आंदोलन चलाने के लिए कुशल संगठन नहीं दे सके। उन्होंने जनता को जागृत तो किया, पर यह नहीं समझ सके कि जनता की जो नई नई शक्ति अभी निकल रही थी उसका उपयोग कैसा किया जाए। ये उन्होंने कहा था। राजनीतिक संघर्ष के रूप क्या हों, निष्क्रिय प्रतिरोध और असहयोग के विचार मात्र विचार बन करके रह गए, ये इन्होंने कहा था। जो प्रमुख कारण थे उनमें पहला था उनका आंदोलन नगरों के निम्न तथा मध्यम वर्गों तक सीमित रह गया। ज़्यादा विस्तार
गांवों तक नहीं हुआ। इस कारण उन्होंने अपनी शक्ति का अधिकांश समय और भाग उदारवादियों के विरोध करने में लगा दिया। उनके संगठन पर कब्जा करने में अपनी शक्ति को व्यय किया। आंदोलन की ओर उनका ध्यान कम और आपस की लड़ाई में उनका ध्यान ज़्यादा केंद्रित हुआ। अपने कार्यक्रम का समुचित क्रियान्वयन वे नहीं कर सके। यद्यपि कार्यक्रम सैद्धांतिक रूप से अवश्य उचित थे, लेकिन कार्यान्वयन दृढ़तापूर्वक नहीं हो पाया। उदाहरण के लिए बहिष्कार को व्यापक बनाया गया तथा इसे विदेशी इसमें अदालतें सम्मिलित थीं किया जाना था। शैक्षणिक संस्थाएं भी सम्मिलित की गईं, लेकिन प्रायोगिक तौर पर इसका अधिक उपयोग नहीं हो सका। अल्प नेताओं के ऊपर आंदोलन केंद्रित होना। उग्रवाद से संबंधित कुछ ही नेता थे जिस पर यह पूरा आंदोलन निर्भर करता था, जिनमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष प्रमुख थे। जब इन नेताओं को सजा हो गई या किसी कारणवश यह नेतृत्व से बाहर कर दिए गए या बाहर हुए, वैसे ही यह आंदोलन समाप्त प्राय हो गया। इस तरह से ये कुछ त्रुटियां या कमियां भी थीं उग्रवादियों के, जिसके कारण बहुत शीघ्र ही ये आंदोलन समाप्त प्राय स्थिति को प्राप्त हो गया। किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि इनका योगदान कुछ नहीं था। जैसे कि हमने अभी ही चर्चा की कि इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। इनकी असफलताओं के बजाय इनका जो योगदान था वो कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। बाल लाल पाल जैसे नेतृत्व भारतीयों को प्राप्त हुआ और इनकी प्रेरणा से वैचारिक रूप से प्रेरित होकर क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविधियां शुरू हुई थी। जो ज़्यादा युवा थे उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत इन्हीं उग्रवादियों से प्रेरणा लेकर प्रारंभ की थी। तो इनकी सफलताएं भी महत्वपूर्ण थीं, यद्यपि कुछ कमियां भी थीं जिनकी चर्चा हमने की।